हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था भाई सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, सांद्रता इकाइयाँ क्या है, कौन कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, कौन कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, ये मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और उनके आपस के जो इंटर रिलेशनशिप थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कुछ ही विद्यार्थियों ने भेजा है। भाई ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अपन को बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई करना है विथ टॉप मार्क्स, यानी अपने जो केमिस्ट्री के अंदर नंबर है वो 90 से ऊपर चलने चाहिए भाई। और मैं तो यही चाहूंगा आपके जो नंबर है वो 95 से ऊपर चले। और ये जब ही होगा जब प्रोसेस टू वे होगा, यानी मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी अपनी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें। भाई इसमें फायदा आपका ही है। भाई मेरा कोई स्पेशल फायदा इसमें है नहीं, क्यों मैं तो जब भी पढ़ता हूँ अब भी पढ़ता हूँ और हमेशा पढ़ता रहूंगा। भाई अगर आप कुछ ज़्यादा पढ़ते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, उससे आपको यहाँ पर भी। और मान लो कोई विद्यार्थी मैथ का है तो वो JEE के एग्जाम देगा, और अगर बायोलॉजी का है तो उसे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए वो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये आपको देखना है कि हमें क्या करना है। तो मेरा काम आपको ये रहेगा कि जो भी एक्सरसाइज आपको दी जा रही है उसका आप सॉल्यूशन करने की थोड़ी सी कोशिश करें। नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन भाई कोशिश तो कर सकते हो ना। ये नहीं है कि सर आप तो सॉल्यूशन भेज दो, हम तो सॉल्यूशन छाप लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं है भाई। तो ये मेरा सजेशन आपको कि जब अगली बार जब एक्सरसाइज दी जाए तो उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश जरूर करें भाई। ठीक है, चलो बिना बात किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे विलयनों के बारे में। उसमें मैंने आपको तनु विलयन के बारे में बताया कि तनु विलयन क्या होता है, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है और विलय की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर बताया मैंने सांद्र विलयन के बारे में, जिसमें विलय विलय की मात्रा या तो लगभग समान होगी या थोड़ी सी ज़्यादा होगी। फिर मैंने आपको बताया कि दो बताए थे, एक तो बताया था ठोसों की द्रव में विलेयता और ये बताई थी गैसों की द्रव में विलेयता। हमने जब ठोसों की द्रव में विलेयता पढ़ी तो हमने कहा कि इस स्थिति में तीन प्रकार के विलयन बनते हैं, एक संतृप्त विलयन, एक असंतृप्त विलयन और एक अति संतृप्त विलयन। हमने कहा संतृप्त विलयन क्या है कि वह विलयन जिसमें विलय की आवश्यक मात्रा के अनुसार मात्रा घुली होती है और इसमें और अधिक विलय को आप नहीं घोल सकते, उसे बोला हमने संतृप्त विलयन। फिर हमने बात की असंतृप्त विलयन की, तो हमने कहा कि वह विलयन जिसमें विलय की आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में मात्रा घुली होती है और इस विलयन में आप और अधिक विलय को घोल सकते हो भाई। फिर मैंने तीसरा बताया आपको अति संतृप्त विलयन, यानी वह विलयन जिसमें विलय की आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा घुली होती है, यानी उसमें आप और विलय को नहीं घोल सकते क्योंकि आपने उसको पहले ज्यादा घोल दिया। और अगर आप मान लो उसको ठंडा करते हो तो वहां पर जो घटना होती है उस घटना को बताया था मैंने अवक्षेपण। क्लियर है। फिर हमने ठोसों की जो विलेयता है, द्रव में जो विलेयता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। उसमें बताया था आपको टेम्परेचर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे विलेयता बढ़ती चली जाएगी। फिर बताया मैंने आपको प्रेशर, मैंने कहा सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, जैसी विलेयता पहले थी वैसी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा भाई। फिर बताया मैंने आपको विलय और विलायक की प्रकृति, कि समान समान को घोलता है। अगर विलय पोलर है और विलायक पोलर है, यानी विलय ध्रुवीय है और विलायक ध्रुवीय है तो जल्दी घुलेगा। अगर मान लो विलय अध्रुवीय है और विलायक ध्रुवीय है तो कम घुलेगा। बात क्लियर है। फिर बताया मैंने आपको विलय का आकार, बताया विलय का आकार जितना छोटा होगा विलेयता उतनी ज्यादा होगी। अगर विलय का आकार आपने बड़ा कर दिया तो विलेयता का मान क्या हो जाएगा भाई, कम। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए भाई। और लास्ट बताया था मैंने आपको क्या क्या बताया था भाई, लास्ट में बताया था मैंने आपको सम आयन प्रभाव, यानी अगर मान लो आयन सेम है तो उनके बीच में थोड़ा सा रिपल्सन होगा, इस कारण से वो जो आपके पास सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाएगी भाई, कम। और उसका एग्जाम बताया था मैंने NaCl और AgCl का। बात क्लियर है। वो बात तो हो गई अपने पास पिछले वाले लेक्चर की। आज जो हमको बात करनी है वो बात करनी है गैसों की द्रव में विलेयता, और यही अपने लिए इंपॉर्टेंट भी है, गैसों की द्रव में विलेयता। हमको क्या पढ़ना है, गैसों की द्रव में विलेयता, यानी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। यानी यहां पर जो गैस होगी वो अपने पास होगी सोल्यूट। अलग से लिख देता हूं, उससे पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। हमको क्या पढ़ना है इस लेक्चर में, गैसों की द्रव में विलेयता, यानी हमारे पास जो यहां पर विलय होगा, पता आपको चीज के बाद, विलय को बोलते हैं इंग्लिश में हम सोल्यूट। यहां पर हमारे पास जो विलय होगा वो होगा अपने पास गैस, और हमारे पास जो विलायक होने वाला है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सोलवेंट, वो क्या होगा भाई, लिक्विड। और आपको पता है मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तब कहा था कि विलय क्या है, जो विलयन में अपनी भौतिक अवस्था को खो देता है, और विलायक क्या है, जो विलयन में
अपनी भौतिक अवस्था को बनाए रखता है। मतलब आपका जो विलयन बनेगा उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? लिक्विड। तो ये तो पढ़ रहे हैं हम, गैसों की द्रव में विलेयता, यानी यहां पर जो विलय होगा वो गैस होगा और जो विलायक होगी वो क्या होगी भाई? लिक्विड। और हमारे पास जो विलयन बनेगा जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन, वो भी कौन सी स्टेज में होगा भाई? लिक्विड में। पता है आपको, मैंने कहा था विलायक की और विलयन की भौतिक अवस्थाएं क्या हो जाती है भाई? समान। ये बात तो मैंने आपको बताई भी थी भाई, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है कि जब आप किसी गैस को, यानी जब आप किसी गैस विलय को, यानी जब आप किसी विलय जो कि कौन सी अवस्था में भाई? गैस अवस्था में, उसको जब आप द्रव विलायक में घोलते हो तो उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव होता है। यानी आप क्या समझाना चाहते हो कि जब किसी गैस को, यानी जब किसी गैस विलय को द्रव विलायक में घोला जाता है तो उसकी विलेयता क्या होती है, वो कब तो बढ़ती है, कब घटती है, यानी कौन कौन से कारक हैं जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। उससे पहले बताऊं मैं आपको, उससे पहले एक बात, जब भी आप किसी गैस को द्रव में घोलते हो भाई, विलेयता मतलब क्या होता है? घुलनशीलता। भाई विलेयता का मीन ही क्या है? घुलनशीलता। कि कोई सोल्यूट किसी भी विलायक में कितना घुलना चाहता है, वही क्या कहलाता है? उसकी विलेयता। विलेयता क्या है? विलेयता का दूसरा मतलब क्या होता है? घुलनशीलता। कि कोई भी विलय विलायक में कितना घुलना पसंद करता है, वही क्या कहलाती है? उसकी विलेयता। अब चाहे विलय ठोस हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो मैटर नहीं करता। मैं बताना चाहता हूं आपको विलेयता क्या है, कि कोई भी विलय विलायक में कितना घुलना चाहता है वही कहलाएगी उसकी विलेयता, या उसे बोलते हैं हम घुलनशीलता, या इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। क्या बोलते हैं भाई? सोल्यूबिलिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सोल्यूबिलिटी। ठीक है। अब सुनो भाई ध्यान से, जब भी आप किसी गैस विलय को द्रव विलायक में घोलते हो तो द्रव विलायक द्वारा गैस का हो जाता है भाई अवशोषण। क्या हो जाता है भाई? अवशोषण। सुना बात ध्यान से, जैसे मान लो आपके पास ये एक जग है, कुछ भी मान लो आप, इस जग में पानी भरा हुआ है, मतलब लिक्विड है यहाँ पर, और मान लो आपने कोई गैस का सोल्यूट इसमें डाल दिया। तो आप जानते हो जैसे आप गैस को डालोगे तो जो लिक्विड के अणु है वो गैस को अपनी तरफ क्या करेंगे? एब्जॉर्ब। यानी जो लिक्विड की जो सतह है, ये जो वाटर पानी की जो सतह है, इस पर जो गैस के अणु है वो अवशोषित हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे? अवशोषित। क्योंकि जब वो अवशोषित होंगे तभी तो घुलेंगे भाई। जब भी आप किसी गैस को द्रव में घोलते हो तो जो द्रव है वो गैस का कर लेता है अवशोषण। क्या कर लेता है भाई? अवशोषण। कैसे कर लेता है अवशोषण? सुनो बात ध्यान से। आपको पता है अगर वाटर है तो वाटर में बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कि नहीं होती? कोई बता सकता है क्या मुझे कि हाइड्रोजन में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करना कि वाटर में अधिकतम कितने हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ये आपको शेयर करना है कि वाटर में अधिकतम कितने हाइड्रोजन बंध बनते हैं। मैं भी तो देखो आपको 11th कितनी आती है कि वाटर में हाइड्रोजन बंध अधिकतम कितने बन जाते हैं। मैं तो आपको भी बता रहा हूं कि जब भी वाटर मॉलिक्यूल पास पास होते हैं इस प्रकार, तो इनमें क्या होता है? इस प्रकार हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, और इनमें हाइड्रोजन बंध जब बनते हैं तो बीच में ये स्पेस खाली हो जाता है। सुनो, मैं अवशोषण से आपको क्या समझाना चाहता हूं भाई। आपके पास विलायक द्रव था, द्रव का मतलब आपके पास वाटर था, और आपके पास जो विलय थी वो क्या थी भाई? गैस। मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास विलय तो थी गैस और विलायक क्या था? आपके पास द्रव। तभी तो ये आप समझाना चाहोगे कि विलय तो आपका है गैस और विलायक आपका है द्रव। अब आपने द्रव वाटर ले लिया तो वाटर के अंदर हम जानते हैं हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और ये जब हाइड्रोजन बंध बनता है तो ये जो बीच में है वो स्पेस खाली रह जाते हैं। क्या स्पेस खाली रहते हैं? बीच में ये इस प्रकार के स्पेस खाली रहते हैं। इन स्पेस में जो एक गैस के अणु है वो आकर फिट हो जाते हैं भाई इस स्पेस में। इस स्पेस में ये जो गैस के अणु है वो आकर क्या हो जाते हैं? फिट का मतलब क्या हो जाते हैं? वो अवशोषित हो जाते हैं। इसको बोलते हैं द्रवों का अवशोषण गुणांक। इसे क्या बोलते हैं? अवशोषण गुणांक। और इसको देने वाला साइंटिस्ट था बुनसेन। कौन था भाई? बुनसेन नामक वैज्ञानिक ने अवशोषण गुणांक के बारे में कहा था। उसने कहा था जब भी आप किसी गैस को द्रव में घोलते हो, जब भी आप किसी गैस विलय को द्रव विलायक में घोलते हो तो द्रव विलायक द्वारा गैस विलय का अवशोषण हो जाता है। उसे किसके द्वारा दिखाया जाता है भाई? अवशोषण गुणांक के द्वारा। उसे किसके द्वारा दिखाया जाता है? अवशोषण गुणांक के द्वारा। उसको देने वाला साइंटिस्ट कौन था भाई? बुनसेन। कौन था भाई? बुनसेन। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास विलय गैस अवस्था में है और विलायक द्रव अवस्था में है, तो जब आप उसको आपस में घोलोगे, यानी जब आप गैस विलय को द्रव विलायक में डालोगे तो विलायक द्वारा गैस का हो जाएगा अवशोषण। उसे बोलते हैं उस द्रव का अवशोषण गुणांक। उसको देने वाला साइंटिस्ट कौन था भाई? बुनसेन। कौन था भाई? बुनसेन। ये बात आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है,
इसको मैंने डिस्कस कर दिया। और आप कहोगे सर अवशोषण किस प्रकार हुआ, तो मैं बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं, क्योंकि जब आप वाटर लोगे तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, और वाटर में जब हाइड्रोजन बनते हैं तो बीच में ये स्पेस खाली रह जाता है, और इस स्पेस में जो गैस के अवयवी कण हैं वो आकर क्या हो जाते हैं, फिट, यानी मैं कहूंगा द्रव द्वारा गैस के जो अवयवी कण हैं उनका कर लिया जाता है अवशोषण। और अवशोषण के कारण जो गुणांक बनेगा उसे बोलते हैं अवशोषण गुणांक। और उसको देखने वाला साइंटिस्ट बुनसेन था, इसलिए इसका रख दिया बुनसेन अवशोषण गुणांक। यानी इस अवशोषण गुणांक को देने वाला वैज्ञानिक कौन था भाई, बुनसेन। तो कई बार पूछ लेता है कि अवशोषण गुणांक देने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो बता देना आप कौन था, बुनसेन। और ये क्या समझा जाता है कि जब किसी गैस विलय को द्रव विलायक में घोला जाता है तो द्रव द्वारा गैस का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण। इसे दिखाया जाता है अवशोषण गुणांक द्वारा, और देने वाला वैज्ञानिक कौन था भाई, बुनसेन। बात क्लियर है। तो ये थी कि गैस द्रव में विलय होता है तो घटना कौन सी हो जाती है, तो घटना कौन सी हो जाती है भाई, अवशोषण। यानी गैस के जो अवयवी कण है वो द्रव विलय पे क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे। और कैसे अवशोषित होंगे पता लग गया आपको, क्योंकि आपको पता है वाटर में हाइड्रोजन पाया जाता है, और हाइड्रोजन के कारण यहां पर जगह खाली रह जाती है। उस जगह में कौन आ जाते हैं भाई, गैस की अवयवी कण, और आकर क्या हो जाते हैं, अवशोषित। और बताओ गैस किस में घुल जाती है भाई, लिक्विड में। बात क्लियर है, कोई डाउट। अब सुनो ध्यान से बात, ये तो थी गैसों की द्रव में विलेयता। यानी जब किसी आप गैस विलय को द्रव विलायक में घोलते हो तो घुलती किस प्रकार है, तो मैं कहूँ उसका क्या हो जाता है भाई, अवशोषण। और कैसे अवशोषण होता है मैंने आपको बात समझाती, एक बार फिर डिस्कस कर लेता हूं इस बात को। कई विद्यार्थियों बात सभी आई हो नहीं, सुनो आप ही ध्यान से। मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, जब आप गैस विलय को, यानी अगर आपके पास गैस है वो कौन सी क्या है, वो विलय है, और आपके पास लिक्विड है, यहाँ पे वाटर है लिक्विड, ये क्या है भाई, विलय है। तो आप जानते हो वाटर के अंदर भाई, वाटर ये तो है, ये होता है वाटर, दो तो लोन पेयर होते हैं, दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर मान लो ये वाटर है तो वाटर ऐसा होगा, कोई एक अणु तो होंगे नहीं, काफी सारे अणु होंगे। बताओ इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, इस प्रकार। अगर इसको मैं ऐसे दिखाऊं ना उससे ज्यादा क्लियर होगा। इस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी, और जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो बताओ बीच में ये स्ट्रक्चर बनेगी नहीं बनेगी, केज लाइक। यहां पर ये वैकेंट स्पेस बच जाएगा। इस स्पेस में जो गैस के अवयवी कण है वो आकर क्या हो जाएंगे, फिट। मैं कहूंगा द्रव पर गैस के जो अवयवी कण है उनका हो जाएगा अवशोषण। और इसको देने वाला वैज्ञानिक कौन था, बुनसेन। उसने कहा कि ये द्रव का कहलाएगा अवशोषण गुणांक। क्या कहलाएगा, द्रव का अवशोषण गुणांक। बात क्लियर है, इसको बोलते हैं द्रव का अवशोषण गुणांक। तो ये तो बात थी गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में, कि जब आप किसी गैस विलय को द्रव विलायक में घोलते हो तो द्रव विलायक द्वारा गैस का अवशोषण कर लिया जाता है, और उसे किसके द्वारा दिखाया जाता है भाई, अवशोषण गुणांक को। उसको देखने वाला वैज्ञानिक कौन था, बुनसेन, इसलिए इसे बोलते हैं बुनसेन अवशोषण गुणांक। बात क्लियर है। अब मैं तो आपको ये समझाना चाहता हूं, हमको क्या पढ़ना है, यहां से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन कहां से आएगा, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या आएगा भाई, कि कौन कौन से कारक हैं जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। यानी हमको उन कारकों के बारे में, उन फैक्टर के बारे में जानना है जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। जैसे हमने जब ठोसों की द्रव में विलेयता पढ़ी थी तो टोटल 5 कारक पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे, ठोस मतलब विलय का आकार, मैं कहूंगा प्रकृति हुई, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, समायन प्रभाव हुआ। यानी वहां पर हमने 5 कारक पढ़े थे। अब हमको यहां पर भी कुछ कारक पढ़ने हैं जो गैसों की द्रव में विलेयता को क्या करते हैं भाई, प्रभावित। और ये टोटल कारक हमारे पास 4 है। पहला कारक हमारे पास है नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति। पहला कारक कौन सा है भाई, एक एक कारक लिख दूंगा, फिर एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला कारक है नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति। क्या मतलब इसका पता लग जाएगा अभी आपको। दूसरा कारक हमारे पास विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति। सेकंड कारक कौन सा हमारे पास, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड अपने पास कारक है टेम्परेचर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तापक्रम। और जो चौथा कारक हमारे पास है, और यही कारक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कारक अपने पास प्रेशर, इसे बोलते हैं दाब। और यहां पर जो दाब को समझाएगा वो समझाने वाला साइंटिस्ट है हेनरी। तो यहां पर जो हम नियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। इसे बोलते हैं हिंदी में हेनरी नियम। क्या बोलते हैं, हेनरी नियम। ये इंपॉर्टेंट है भाई। हेनरी नियम पर कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनरी नियम क्या है, तो पढ़ेंगे हम। तो हेनरी नियम क्या है, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक, और वो कारक कौन सा होगा, प्रेशर वाला। देखेंगे हम क्या है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि गैसों की द्रव में विलेयता को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो टोटल 4 है।
ये तो गैस की प्रकृति, एक विलायक की प्रकृति, एक तापमान और एक दाब। ठीक है, अब इनको हम एक एक डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। पहली बात करता हूं मैं नेचर ऑफ गैस की। किसकी बात कर रहे हैं हम? नेचर ऑफ गैस के बारे में। पहली कहानी किसके बारे में है? गैस की प्रकृति के बारे में। गैस की प्रकृति के बारे में। अब सुनो भाई, गैस की प्रकृति से मतलब क्या है? वो एक कल वाली कहानी, समान समान को घोलता है। भाई अगर मान लो आपके पास, मान लो अमोनिया गैस है। कौन सी गैस है? अमोनिया। अगर मान लो आपके पास SO2 गैस है, अमोनिया ले लो, SO2 ले लो, कोई सी ले लो। अगर आप जानते हो अमोनिया जो है वो पोलर होती है, पता आपको इस चीज का? आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर, इसका डाइपोल मूवमेंट होता है। देखा है ना डाइपोल मूवमेंट? इस प्रकार दिखाते हैं डाइपोल मूवमेंट को, इस प्रकार दिखाया जाता है डाइपोल मूवमेंट को। डाइपोल मूवमेंट जानते हो ना? द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते हो खूब, 11th में चलता है। अमोनिया जो होती है वो ध्रुवीय होती है। क्या होती है वो? ध्रुवीय। SO2 भी क्या होती है हमारे पास? ध्रुवीय। SO2 इस प्रकार होती है, ये क्या होती है हमारे? पोलर। इस प्रकार होती है पोलर। SO2 भी क्या होती है हमारे पास? ध्रुवीय। अब आप सोचो, अगर मान लो गैस पोलर है, अगर क्या है? गैस पोलर। भाई आपका विलायक गैस ही है, आपकी SO2 भी गैस है। अगर मान लो अगर आपकी गैस पोलर है और अगर आपका विलायक भी पोलर है, विलायक कौन सा लेंगे हम? वाटर। भाई विलायक कौन सा लेंगे? वाटर। और वाटर जानते हो वाटर क्या होता है? H+OH-। पता है कुछ चीज का? आप ऐसे मान लो कि विलायक क्या है, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। पता ना आपको इस चीज के बारे में? तो कि इस पर तो आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश, फिर इस पर आंशिक धनावेश, फिर इस पर आंशिक ऋणावेश। पता है ना इस चीज को आपको? क्योंकि हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो ऑक्सीजन से क्या होती है? कम। इसलिए इस पर तो आएगा धनावेश, इस पर आएगा ऋणावेश। यहां पर भी ऐसा ही है, इस पर ऋणावेश आएगा, इस पर क्या आ जाएगा भाई? धनावेश। मैं कह रहा हूं गैस की प्रकृति के बारे में। हम जानते हैं कि अमोनिया हुई, SO2 हुई, ये HCl ले लो आप, HCl गैस, ये भी पोलर है, ये प्लस होता है, इस पर माइनस होता है। अगर मान लो गैस पोलर है और अगर आपका विलायक भी पोलर है, तो बताओ जल्दी घुलेगी नहीं घुलेगी? क्यों? मैंने कहा था समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। यानी अगर आपकी गैस जैसी है, अगर वैसा ही अगर आप विलायक ले लेते हो, तो बताओ जल्दी घुलेगी नहीं घुलेगी? घुलेगी। तो मैं कहूँ बताओ विलेयता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। मैं कहूंगा अगर जैसी गैस है अगर वैसा ही अगर आप विलायक लेते हो, तो बताओ विलेयता का मान बढ़ता ही नहीं बढ़ता? मतलब विलेयता किस पर डिपेंड करती है? गैस की प्रकृति पर। जैसी गैस की प्रकृति होगी, अगर वैसा ही अगर आप विलायक का चुनाव कर लोगे, तो विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे मान लो अपने पास अमोनिया गैस है, हम जानते हैं अमोनिया होती है ध्रुवीय, लेकिन मान लो इसको मैंने डाल दिया बेंजीन विलायक में। किसमें डाल दिया? बेंजीन विलायक में। और आप जानते हो बेंजीन जो विलायक है वो अध्रुवीय होता है। क्या होता है? अध्रुवीय। इसको मत डालो, इसमें मत डालो, आप डाल दिया CCl4 में। जानते हो ना अध्रुवीय विलायक है ये भी कौन सा होता है? अध्रुवीय विलायक। इस प्रकार समझाना चाहूं मैं आपको, उससे पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने आपसे ये कहा है कि अगर आपके पास गैस ध्रुवीय है और अगर आपके पास विलायक भी ध्रुवीय है, तो गैस जल्दी घुलेगी, यानी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मैंने कहा था समान समान को घोलता है। जैसी गैस वैसा ही सोलवेंट है, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ले लिया आपने अमोनिया और इसको डाल दिया आपने वाटर में, तो ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। बताओ जल्दी घुलेगी नहीं घुलेगी? जैसे मान लो आपने ले लिया अमोनिया, अमोनिया मतलब आपने SO2 ले लिया और इसको डाल दिया आपने वाटर में, तो ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। बताओ घुलेगी नहीं घुलेगी? घुल जाएगी, जल्दी घुलेगी, विलेयता बढ़ेगी यहां पर। लेकिन मान लो आपने ले ली अमोनिया और साथ में ले लिया बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? विलायक होता है भाई, इसको बोलते हैं CCH6। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। अब ये तो है पोलर और ये है नॉन पोलर, तो बताओ घुलेगी क्या? मैं कहूंगा विलेयता का मान क्या हो जाएगा? कम। जैसे मान लो आपने ले लिया HCl, आप जानते हो HCl गैस क्या होती है? पोलर। और आपने इसको डाल दिया CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये होता है अपने पास नॉन पोलर, ये होता है अपने पास अध्रुवीय, ये अपने पास अध्रुवीय, ये अपने पास ध्रुवीय। बताओ विलयन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है जैसी गैस है अगर वैसा ही अगर आप सोलवेंट ले लो, जैसा विलय है अगर ऐसा ही आप विलायक ले लो, तो विलेयता बढ़ जाएगी, अन्यथा विलेयता का मान क्या हो जाएगा? कम। अगर आपके पास नॉन पोलर ही है, तो जैसे मान लो मैं आपके साथ ये ले लेता, जैसे मैंने ले ली O2 गैस। कौन सी गैस ले ली? O2। जैसे मान लो मैंने ले ली N2 गैस, ठीक है, ये दोनों गैस है और आप जानते हो O2 और N2 दोनों क्या होती है भाई? अध्रुवीय, नॉन पोलर होती है। अगर मान लो इस नॉन पोलर को अगर मान लो मैं वाटर में डालूंगा, तो बताओ घुलेगी क्या? नहीं घुलेगी।
क्योंकि ये तो नॉन पोलर है और ये पोलर है। लेकिन मान लो अगर इसको मैं CCl4 में डाल दूं तो बताओ घुलेगी नहीं घुलेगी, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। घुलेगा ये तो, ये पोलर है, ये तो नॉन पोलर है और ये पोलर है, बताओ घुलेगी क्या? नहीं घुलेगी। अगर ये अध्रुवीय है तो ये भी अध्रुवीय है और समान समान को घोलता है, बताओ घुलेगी नहीं घुलेगी। लेकिन ये अध्रुवीय है और ये ध्रुवीय है तो ये नहीं घुलेगी। बात क्लियर है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जैसी गैस अगर वैसा ही आप विलायक ले लेते हो तो विलेयता का मान बढ़ जाएगा, अन्यथा विलेयता का मान क्या हो जाएगा भाई? कम। बात क्लियर है? ये था अपने पास पहला क्या था भाई? गैस की प्रकृति। ध्यान से देख लीजिए आप कि गैस की प्रकृति से मतलब क्या है? जैसा विलय अगर वैसा ही अगर आप विलायक ले लेते हो तो विलेयता का मान बढ़ जाएगा, अन्यथा विलेयता का मान क्या हो जाएगा भाई? कम। दूसरी बात क्या है भाई? सिंपल बात, विलायक की प्रकृति। ये लो, अभी जो हमने बात की थी वही बात यहां आ जाएगी। विलायक की प्रकृति मतलब अब की बार आपको किसका चुनाव करना है भाई? सोलवेंट का। किसका चुनाव करना है? सोलवेंट का। फॉर एग्जांपल उदाहरण समझाता हूं आपको। आपके पास मान लो O2 गैस, आप जानते हो O2 जो गैस है वो क्या होती है? अध्रुवीय। पता है ना आपको इस चीज का? तो O2 गैस क्या होती है? अध्रुवीय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन पोलर। पता आप, अगर मैं O2 गैस के लिए दो कंडीशन डालूं, एक बार तो इसको डाल दूं मैं वाटर में और एक बार इसको डाल दूं मैं बेंजीन में या CCl4 में। ये ले लो, चाहे आप इसकी जगह ले लो, एंड लगा के कर देता हूं, एंड लगा के ले लिया आपने बेंजीन। अब देखो आप जानते हो वाटर क्या होता है? ध्रुवीय। पता है आपको इस चीज का? और ये क्या होता है? अध्रुवीय। और ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही क्या है भाई? ये दोनों ही है अपने पास विलायक। ये दोनों ही क्या है अपने पास? विलायक। तो बताओ अगर ये अध्रुवीय है तो आप इन दोनों में से किस विलायक का चुनाव करोगे? ऊपर वाले का करोगे, नीचे वाले का करोगे? आप उस विलायक का चुनाव करोगे जिसकी प्रकृति विलय से मिलती हो। अगर ये अध्रुवीय है तो विलायक भी कैसा होना चाहिए भाई? अध्रुवीय। तो मैं कहूंगा आप इसका चुनाव करोगे, इसका चुनाव नहीं करोगे। तो यहां पर भी वही बात है, समान समान को घोलता है। लाइक डिजोल्व लाइक्स, समान समान को घोलता है। तो आप उस विलायक का चुनाव करोगे जिसकी प्रकृति किससे मिलती होगी भाई? विलय से मिलती होगी। किससे मिलती होगी भाई? विलय से। जैसा विलय वैसा ही आप लोगे विलायक, जैसा विलय वैसा ही आप क्या लोगे? विलायक। अगर विलय अध्रुवीय है तो विलायक भी क्या लेना पड़ेगा आपको? अध्रुवीय। अगर विलय ध्रुवीय है तो विलायक भी क्या लेना पड़ेगा आपको? ध्रुवीय। ये होती है भाई विलायक की प्रकृति। गैस की प्रकृति के बारे में पता लग गया आपको विलायक की प्रकृति के बारे में पता लग गया कि जैसा विलय वैसा ही क्या लोगे आप? विलायक। क्लियर है? तीसरी बात, ये छोटी छोटी बातें हैं, बाकी ये बातें आपसे पूछी नहीं जाएगी। पूछी कौन सी जाएगी आपसे? हेनरी के नियम वाली, वो डिस्कस कर लेंगे जब आएगा जब। लेकिन अपने सिलेबस में लिखा हुआ है तो उनको पढ़ना तो पड़ेगा भाई। थर्ड अपने पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है अपने पास तापक्रम। क्या होता है? तापक्रम। अब सुनो बात ध्यान से भाई, हमने जब ठोसों की द्रव में विलेयता पढ़ी थी, मैं इससे पहले का जो पढ़ाया था मैंने आपको ठोसों की द्रव में विलेयता, उसमें हमने क्या कहा था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉलिड के जो पार्टिकल दूर दूर होते चले जाएंगे। बताओ विलयशील होंगे कि नहीं होंगे? यानी हमने कहा था कि जब किसी ठोस विलय को द्रव विलायक में घोला जाता है और यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसकी विलयता क्या हो जाती है भाई? बढ़ जाती है। लेकिन बताओ यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या है? यहां पर अपने पास कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने वाटर डाला हुआ है और यहां पर डाल दिया आपने गैस के पार्टिकल। क्या डाल दिया भाई? गैस के पार्टिकल। और मान लो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो मामला खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा खराब? क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस के पार्टिकल तो पहले ही दूर दूर थे, उनको तो रोकना ही काफी मुश्किल था। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आप पता है गैस के अंदर कौन सी एनर्जी होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है गैस के अभिविकरणों में? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है भाई? गतिज ऊर्जा। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, बताओ अभिविकरण दूर दूर भागेंगे नहीं भागेंगे? दूर दूर भागेंगे। अगर अभिविकरण दूर दूर भागेंगे तो बताओ उसकी विलेयता पानी में कम होगी कि बढ़ेगी? घट जाएगी? घटेगी नहीं घटेगी? क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे अभिविकरण दूर भागना स्टार्ट कर देंगे, वो विलय होंगे ही नहीं। और जब विलय होंगे नहीं तो बताओ विलेयता घटेगी नहीं घटेगी? तो मैं कहूंगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता का मान क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर और जो विलेयता है उसमें आपस में संबंध कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती। यानी विलेयता व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके? ताप के। और ये केस कब लागू होगा? इस केस में। कब? जब आप गैस तो लो विलय और द्रव लो विलायक। क्योंकि जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया उनकी गति जो बढ़ जाएगी, वो दूर दूर भागेंगे
और जब वो दूर दूर भागेंगे तो वो घुलेंगे नहीं, और घुलेंगे नहीं तो उनकी विलेयता क्या हो जाएगी भाई, कम। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता का मान क्या हो जाएगा भाई, कम। क्लियर है? तो विलेयता तापक्रम की क्या होगा भाई, व्युत्क्रमानुपाती। तीन कॉन्सेप्ट तैयार हो गया आपको, गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, और बात कर ली मैंने तापमान की। अब जो लास्ट रह गया अपने पास वो इंपॉर्टेंट रह गया, और वो अपने पास है भाई प्रेशर। फोर इफेक्ट कौन सा अपने पास, प्रेशर के बारे में, यानी हम बात करेंगे दाब के बारे में। और इसको समझाने के लिए जो नियम दिया गया था वो नियम था अपने पास हेनरी नियम, हेनरी का नियम। किसका नियम, हेनरी का नियम। लेकिन अगर आपको दिमाग लगने वाली बात है, आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जब आप किसी गैस विलय को द्रव विलायक में घोलोगे तो मान लो अगर आपने ऊपर से प्रेशर बढ़ाया, तो आप जानते हो गैसों के ऊपर प्रेशर लगता है भाई। गैस तो मैं कहूंगा दाब गुणी किसका है, गैसों का। मैंने कहा था ठोसों के ऊपर और लिक्विड पर बात करते हैं, कम बात करेंगे हम। मैंने कहा था ठोसों के ऊपर तो दाब का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन आप जानते हो जैसे गैस पर आप दाब लगाओगे बताओ विलय होगी कि नहीं होगी, होगी। तो मैं कहूं जैसे जैसे दाब का मान बढ़ेगा वैसे वैसे बताओ विलेयता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। थोड़ा सोचना आप कि गैसों पर जैसे आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे बताओ विलेयता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। भाई आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो उस कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है, उसमें गैस को प्रेशराइज किया जाता है। उसमें गैस जो होती है CO2 गैस जो भी होती है उसको फिट करते हैं, सोडा वाटर में CO2 होती है, उसमें जैसे आप CO2 डालोगे बताओ आपको कोई गैस दिखती है क्या, मैं कहूंगा पूरा आपको एक कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल दिखती है, उसमें पूरा विलयन क्या होता है, लिक्विड में। मतलब उसमें गैस को एक हाई प्रेशर पे दबाया जाता है और किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है भाई, लिक्विड में। यानी गैस पर प्रेशर का इफेक्ट होता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या हो जाए, बढ़ जाएगी विलेयता। और इसको समझाने के लिए वैज्ञानिक हेनरी ने एक नियम दिया, उस नियम को बोलते हैं हम हेनरी नियम। और हेनरी नियम की चर्चा करेंगे हम अगले वाले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद भाई।